Hey everyone, this is Assistant Professor Divyavats. Welcome you all on the platform of Academic Panacea, जहां मिलता है आपको मैनेजमेंट, इकोनॉमिक्स और कॉमर्स से रिलेटेड सभी प्रॉब्लम्स के कंप्लीट सॉल्यूशन। इसके साथ ही साथ यूजीसी नेट एग्ज़ाम एंड अदर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की कंप्लीट गाइडलाइन। तो ऐसे ही वीडियो लेक्चर्स पाने के लिए बने रहिए हमारे इस चैनल के साथ। जैसा कि अभी हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में टीचिंग एप्टीट्यूड को डिस्कस किया और उसी सीरीज़ में आगे बढ़ते हुए आज हम एक बहुत इम्पॉर्टेंट फ्रिक्वेंटली आस्क्ड टॉपिक को डिस्कस करने जा रहे हैं, दैट इज़ योर टीचिंग इवैल्यूएशन सिस्टम। ये आपको बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और आज इसे हम डिटेल में पढ़ेंगे। इसे मैं 2 सेगमेंट में डिवाइड करूँगी, अदरवाइज़ वीडियो काफ़ी लंबा हो जा रहा है। तो पहले आज हम बेसिक चीज़ों को समझते हैं कि इवैल्यूएशन सिस्टम क्या है, मेजरमेंट, असेसमेंट, ये सारी बेसिक चीज़ों को इस वीडियो लेक्चर में हम समझेंगे। तो चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो बात करें इवैल्यूएशन सिस्टम की, तो हम देखते हैं इवैल्यूएशन सिस्टम की जब बात करते हैं तो यहाँ 4 बेसिक एलिमेंट होते हैं, ठीक है। वो क्या होते हैं 4 एलिमेंट? एजुकेशन सिस्टम में 4 एलिमेंट आपके क्या होते हैं? ऑब्जेक्टिव होता है, फिर करिकुलम होता है, और फिर आपका मेथड ऑफ टीचिंग होता है, और चौथा इंपॉर्टेंट मेथड आपका इवैल्यूएशन होता है। कहीं भी ये 4 बेसिक आपके एलिमेंट होते हैं किसी भी चीज़ को इवैल्यूएट करने में, या एजुकेशन सिस्टम में ये आपके 4 इंपॉर्टेंट एलिमेंट होते हैं: ऑब्जेक्टिव, कैरिकुलम, मेथड एंड इवैल्यूएशन। आप देखो, आप टीचिंग के लिए जाते हो तो सबसे पहले आपको ऑब्जेक्टिव पता होना चाहिए। जैसे अभी यहाँ हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है? हम यूजीसी नेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं। कैरिकुलम क्या है? सिलेबस तो यूजीसी ने बना दिया। अब वो मेरा मतलब है, जैसे अभी मैंने बोला ना, इवैल्यूएशन सिस्टम को हम 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे, 2 लेक्चर, उसके बाद 3rd लेक्चर पे मैं आपके साथ एमसीक्यू डिस्कस करूँगी। फिर मेथड हमारा क्या होगा? तो यहाँ जैसे हम आपको पीपीटी के साथ ऑडियो लेक्चर, ऑडियो वीडियो कंबाइन लेक्चर हम आपको दे रहे हैं, मीन्स आपको वीडियो लेक्चर्स दे रहे हैं हम विद द हेल्प ऑफ पीपीटीज। एंड इवैल्यूएशन सिस्टम, इवैल्यूएशन क्या होगा? तो हम लास्ट में एक एमसीक्यू करेंगे। इसके अलावा हम टेस्ट भी ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, मतलब कई तरीके से हम कर सकते हैं। तो कहीं भी टीचिंग में ये आपके 4 इंपॉर्टेंट एलिमेंट हो जाते हैं। अब अगर इवैल्यूएशन सिस्टम की बात करें तो इसे इंडियन नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन 1986, अभी देखें नई एजुकेशन पॉलिसी आ गई है 2020। ये जो पहली वाली प्रीवियस आपकी इससे पहले आई थी 1986 में, उसके अकॉर्डिंग उन्होंने डिफाइन किया है कि एजुकेशन इवैल्यूएशन सिस्टम क्या होता है। इवैल्यूएशन सिस्टम जहाँ की आप अपॉर्चुनिटी, मतलब evaluation system, a system of teacher evaluation, open, participative and data based, will be created reasonable opportunity for promotion in higher graduate provide। और दूसरा कोठारी कमीशन ने दिया है। इनके अकॉर्डिंग इवैल्यूएशन जो है वो एक कॉन्टीन्यूअस प्रोसेस है, ठीक है। यहाँ पे इट फॉर्म एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ एजुकेशन एंड इंटीमेट एन एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव। इसका मेन मोटो क्या होता है? जो भी हमारे कैरिकुलम का ऑब्जेक्टिव है उसे अचीव करना। इसी के लिए हमारा इवैल्यूएशन सिस्टम डिज़ाइन किया जाता है। इवैल्यूएशन सिस्टम आपके कई तरीके के होते हैं, उसे हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। उसका पूरा प्रॉपर क्लासिफिकेशन होता है, ठीक है। तो अभी हम बात करते हैं ये 3 चीज़ें हमारे दिमाग में, जिसे कि हम एज अ लेमैन और एज अ डेली लाइफ में हम तीनों को एज अ सिनोनिम यूज़ कर लेते हैं। मेजरमेंट हो या आपका असेसमेंट हो या इवैल्यूएशन हो, हम तीनों को एक जैसा ही यूज़ कर लेते हैं, लेकिन तीनों में डिफरेंस है। तो आज हम उस डिफरेंस को समझेंगे। तो पहले सबसे जानेंगे मेजरमेंट क्या होता है। मेजरमेंट इज़ अ क्वांटिटेटिव डिस्क्रिप्शन ऑफ वंस परफॉर्मेंस। किसी भी एक कैंडिडेट का जो क्वांटिटेटिव परफॉर्मेंस होता है वो आपका मेजरमेंट होता है। लाइकवाइज अगर हम बोलें कि सो एंड सो बच्चा, जैसे आप में से किसी का भी नाम, मतलब आपने मैथ्स में 80 प्लस स्कोर किया है, इंग्लिश में आपने 90 प्लस स्कोर, 90 प्लस नहीं, मैं ये मेजरमेंट नहीं हुआ। मेजरमेंट में आप एक्यूरेट क्वांटिटेटिव डिस्क्रिप्शन देते हो, ठीक है। जैसे बच्चे ने मैथ्स में आपके 82 मार्क्स पाया, इंग्लिश में आपके 91 मार्क्स पाया, हिंदी में उसने पाया 95। इस तरह से जब हम एग्जैक्ट किसी क्वांटिटेटिव टर्म को डिफाइन करते हैं
और तो वो आपका मेजरमेंट कहलाता है। मतलब उसका एनालिसिस हुआ और बच्चा इस क्वांटिटेटिव मतलब उसका ये क्वांटिटेटिव नंबर में उसने रिजल्ट किया है, ये आपका मेजरमेंट कहलाता है। दूसरा असेसमेंट। असेसमेंट क्या होता है? असेसमेंट इज़ द प्रोसेस ऑफ प्लानिंग, कलेक्टिंग, एनालाइजिंग, रिव्यूइंग एंड एप्लीकेशन ऑफ डाटा। इसको बहुत अच्छे से याद कर लीजिए, इसीलिए मैंने इसे बोल्ड भी कर दिया है। असेसमेंट में क्या होता है? सबसे पहले आप असेसमेंट को प्लान करते हो, उसके बाद डेटा आप कलेक्ट करते हो, फिर उस डेटा का आप एनालिसिस करके अपना रिव्यू देते हो और उस डेटा को आप अप्लाई करके अपने ओवरऑल प्रोसेस को इम्प्रूव करते हो। तो असेसमेंट को हम अनदर वर्ड में कह सकते हैं, असेसमेंट इज़ अ प्रोसेस ऑफ इम्प्रूविंग परफॉर्मेंस। मतलब असेसमेंट आपका क्या हुआ? असेसमेंट में ये सारे प्रोसेस को यूज़ करते हैं। आप क्यों यूज़ करते हैं? आपका मेन मोटो होता है इम्प्रूवमेंट इन परफॉर्मेंस, ठीक है, परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करना, ये आपका मेन मोटो होता है। तो ये जो आपका असेसमेंट होता है, असेसमेंट प्रोवाइड फीडबैक फॉर द इम्प्रूवमेंट। असेसमेंट में आपको फीडबैक मिलता है जिससे कि आप ओवरऑल प्रोसेस को इम्प्रूव कर सकिए। देन नेक्स्ट की बात करें तो इवैल्यूएशन। अच्छा, अभी दोनों का हम एक कॉम्परेटिव, आपको पहले असेसमेंट का एक एग्जांपल आपसे डिस्कस करते हैं। असेसमेंट में जैसे टीचर बच्चे का असेस करती हैं, ठीक है, टीचर बच्चों को टाइम टू टाइम डेली क्लास में बोलती हैं तुम अपना हैंड राइटिंग इम्प्रूव करो, तुम ये मेहनत करो, तुम वो मेहनत करो। एट द एंड ऑफ सेमेस्टर और एट द एंड ऑफ आपके सेशन तो जो वो बताती हैं वो आपका न्यूमेरिक फॉर्म में एक आपके रिपोर्ट कार्ड में देती हैं, वो अपनी जगह है। लेकिन जो डेली आपके क्लास में वो आपको फीडबैक देती हैं, आपको टाइम टू टाइम आपकी टीचर, आपके सर, आपके मैम जो आपको इम्प्रूवमेंट के लिए जो सारे सजेशंस देते हैं, जो आपको बहुत बुरा लगता है, वो सारा कुछ आपका असेसमेंट में आ गया, ठीक है। अब हम बात करते हैं इवैल्यूएशन की। तो इवैल्यूएशन इज़ डिस्क्राइब्ड एज एन एक्ट ऑफ पासिंग जजमेंट। यहाँ क्या होता है? यहाँ आप जजमेंट पास करते हो। वो क्या हुआ? इवैल्यूएशन आपका जो आपका यूनिट टेस्ट हुआ या मंथली टेस्ट हुआ या आपका सेमेस्टर एग्ज़ाम हुआ या आपका एनुअल एग्ज़ाम हुआ, उसमें जो सारे आपके रिज़ल्ट आते हैं वो आपका, जहां आपको सीधे डायरेक्ट जजमेंट दे दिया जाता है, पास फेल और आपका ग्रेड कितना, आपका सीजीपीए कितना है, जहां ये सारी बात हो जाती है वो आपका इवैल्यूएशन कहलाता है। होपफुली अब आपको ये क्लियर होगा। तो एक यहाँ एग्जांपल डिस्कस करें इवैल्यूएशन की। तो इवैल्यूएशन में, इवैल्यूएशन ऐसा नहीं है कि सिर्फ टीचिंग में ही किया जाता है। जैसे हम अपने यहाँ कुछ लोगों को हायर कर रहे हैं, तो हायरिंग प्रोसेस में हम कोई टेस्ट, मान लीजिए एक पहले हम एप्टीट्यूड टेस्ट लेंगे, उसके बाद उनका जीडी कराएंगे, उसके बाद हम उनका पीआई कराएंगे। ये हमने प्रोसेस डिसाइड कर लिया कि जब हम हायरिंग करेंगे हमें 10 लोगों की हायरिंग करनी है, और उस हायरिंग में सबसे पहले हम एप्टीट्यूड टेस्ट लेंगे, उसके बाद उनका जो यहाँ से शॉर्टेड होंगे उनका ग्रुप डिस्कशन राउंड कराएंगे, जो ग्रुप डिस्कशन से फाइनल होंगे उनका हम पर्सनल इंटरव्यू लेके उसके बाद कैंडिडेट को सेलेक्ट करेंगे। मान लीजिए ये आपका प्रोसेस डिसाइड हो जाता है, ठीक है। तो एक्ट ऑफ पासिंग जजमेंट, यहाँ पे जब आप पीआई ले लोगे तो आप अपना जजमेंट पास करोगे कि कितने आपके कैंडिडेट जो हैं वो उस पोस्ट के लिए फाइनली सेलेक्ट हुए। इसका जब आप फाइनली मतलब डिक्लेयर करोगे तो ये आपका इवैल्यूएशन सिस्टम कहलाता है। अब एक दोनों में हम कंपैरिजन अगर देखें, इवैल्यूएशन सिस्टम, ये इवैल्यूएशन सिस्टम आपका जो प्री डिसाइडेड एम होता है, जैसे अभी मेरा प्री डिसाइडेड एम क्या था, हमें 10 लोगों को हायर करना था, और उन 10 लोगों की हायरिंग के लिए मैंने सबसे पहले एप्टीट्यूड टेस्ट कराया, फिर जीडी कराया, उसके बाद पीआई किया, ठीक है। तो ये आपका जो प्रोसेस हुआ ये आपका प्री डिटरमाइंड था एम कि आपको 10 लोगों को हायर करना, और इसके लिए आपने जो भी मेजरमेंट टूल अप्लाई किया 1 2 3, ये आपका इवैल्यूएशन प्रोसेस कहलाता है। और इसमें आपको एट द एंड आप जजमेंट देते हो कि वो 10 कौन से लोग हुए जिन्हें आप फाइनली सेलेक्ट कर रहे हो अपने यहाँ एज एन एम्प्लॉय। तो अगर हम इसके बात करें तो यहाँ ये आपको सर्कल से ये वेन डायग्राम टाइप का मैंने बनाया है जिससे आपको क्लियर होगा कि मेजरमेंट
मेजरमेंट से बड़ा टर्म है असेसमेंट, और इवैल्यूएशन में आपके असेसमेंट और मेजरमेंट दोनों ही आते हैं। ठीक है, होपफुली अभी आपको क्लियर होगा। अब हम बात करेंगे दोनों के कॉमन डिफरेंस की। तो उससे पहले, डिफरेंस जानने से पहले, ये एक दो बारी पूछा हुआ और ये आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए याद होना, एक कॉन्सेप्ट क्लियरिटी के लिए ज़रूरी है। द 4 स्टेप ऑफ असेसमेंट साइकिल। तो सबसे पहले आपका है प्लानिंग, उसके बाद असेसमेंट, देन एनालिसिस, देन इम्प्रूवमेंट। फॉर एग्ज़ाम्पल, कहीं भी आप असेसमेंट करने से पहले, किसी भी चीज़ को, किसी भी काम को करने से पहले आप उसे प्लान करते हो। वेल प्लान हाफ डन, बार बार मैं बोलती हूँ। ठीक है, तो किसी भी काम को करने से पहले आप उसकी प्लानिंग करते हो, उसके बाद आप उसे असेस करते हो, उसे टाइम टू टाइम। ऐसा नहीं है ना, फॉर एग्ज़ाम्पल आप एक प्लांट भी लगाते हो तो आप उसे डेली पानी देते हो, आप उसे देखते हो, जब वो थोड़ा बड़ा होने लगता है तो आप उसे कुछ सपोर्ट देते हो किसी स्टिक से, और आप उसे प्रॉपर फर्टाइल करते रहते हो टाइम टू टाइम, और मतलब हर तरह से। अगर पौधा अभी छोटा है प्लांट आपका, तो तेज़ी अगर आंधी आ रही है, ऐसा बहुत धूप है तो आप उसे हटा लेते हो, या बहुत गर्मी है तो आप उसे रूम टेम्परेचर या अपने बालकनी में रखते हो। इस तरह से आप उसका प्रॉपर एसेस करते रहते हो हमेशा। उसके बाद आप उसका एनालिसिस करते हो कि इतने असेसमेंट पे जो उसे हम आप प्रिकॉशनरी मेजर दे रहे हो, उसका क्या रिज़ल्ट आ रहा है, उसका क्या एनालिसिस है। फिर उस एनालिसिस के बेसिस पे आप कम्प्लीटली उसे इम्प्रूव करते हो। ये आपका ओवरऑल प्रोसेस होता है। आप इसे चाहिए तो निमोनिक भी बना सकते हो, PA2I। ऐसे मेरे समझ से ये निमोनिक भूल जाता है। अगर आपको पसंद हो तो आप इसका निमोनिक क्रिएट कर सकते हो, अदरवाइज़ मेरे हिसाब से तो आप इसको सिर्फ एक अंडरस्टैंडिंग रखिए। आपको जब भी क्वेश्चन आएगा तो ये जंबल्स में दिए होंगे, और अगर क्वेश्चन ऐसा आता है तो आपको ये प्रॉपर सर्कल में। तो वो एक कॉमन अंडरस्टैंडिंग की बात है कि सबसे पहले किसी भी चीज़ को आप प्लान करते हो, उसके बाद उसका असेसमेंट करोगे, असेसमेंट जब कर लोगे देन एनालिसिस, यहाँ आप रिव्यू दोगे, और रिव्यू के बेसिस पे या फीडबैक बेसिस पे उसमें इम्प्रूवमेंट होगा। एनालिसिस बेसिस पे आप फीडबैक दोगे, और फीडबैक से ही ये प्रॉपर ओवरऑल इम्प्रूव होगा। देन अगेन प्लानिंग, असेसमेंट, एनालिसिस, ये गोइंग ऑन प्रोसेस चलता ही रहेगा। ठीक है, अब एक कॉमन डिफरेंस की बात करें तो दोनों में, असेसमेंट और इवैल्यूएशन में, असर्शन रीज़न में अगर आपको क्वेश्चन आता है तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है ये टेबल। तो इसको अच्छे से समझ लीजिए क्या होता है असेसमेंट और इवैल्यूएशन। देखिए, असेसमेंट में हमने अभी डिस्कस किया प्लानिंग, कलेक्टिंग, एनालाइजिंग, या आप ऐसे बोल सकते हो, या आप कह सकते हो जो आपके ये प्रीवियस 4 स्टेप्स हैं, प्लानिंग, देन आपका है असेसमेंट या कलेक्टिंग डेटा, देन एनालिसिस, एनालिसिस के बाद आप रिव्यू करते हो, और रिव्यू में ही आप फीडबैक देते हो, और उस फीडबैक को फिर आप अप्लाई करते हो, जिससे कि ओवरऑल प्रोसेस आपका इम्प्रूव होता है। इवैल्यूएशन में क्या होता है, इवैल्यूएशन इज़ मेजरमेंट ऑफ प्री डिफाइंड एम। जो आपने प्रीवियसली अपना प्रोसेस को शुरू करने से पहले जो आपने अपना एम डिसाइड कर रखा है, आप उसका ओवरऑल एनालिसिस करते हो, और उसके बेसिस पे उसे आप मेजर करते हो। ठीक है, देन सेकेंड पॉइंट है असेसमेंट। दोनों का पर्पस क्या होता है, असेसमेंट का पर्पस होता है इम्प्रूवमेंट ऑफ क्वालिटी। असेसमेंट का मेन मोटो होता है ओवरऑल क्वालिटी को इम्प्रूव करना। ठीक है, इसीलिए यहाँ टाइम टू टाइम आपको फीडबैक्स दिए जाते हैं। लेकिन इवैल्यूएशन का आपका मेन मोटो क्या होता है, यहाँ आपको एट द एंड आपको जजमेंट दे दिया जाता है। आपका ओवरऑल परफॉर्मेंस कैसा रहा उस पर आपको एक जजमेंट प्रोवाइड कर दिया जाता है। ठीक है, अब नेक्स्ट है, अगर प्रोसेस की बात करें तो यहाँ पे ये एक ऑनगोइंग प्रोसेस है। ये बोला ना मैंने, ये प्रोसेस आपका बार बार रिपीट होता है। प्लानिंग, देन आपका ये असेसमेंट, देन एनालिसिस, देन इम्प्रूवमेंट। ठीक है, ये प्रोसेस आपका गोइंग ऑन होता है, फिर ये यहाँ आ जाएगा। तो ये आपका प्रोसेस एक कंटिन्यूसली चलता रहता है, इसलिए ये एक ऑनगोइंग प्रोसेस है जो कि लगातार चलता रहता है। इवैल्यूएशन क्या है, इवैल्यूएशन इट प्रोवाइड फाइनल रिजल्ट। इवैल्यूएशन में आपको डायरेक्ट एट द एंड आपको जजमेंट मिल जाता है। ठीक है, तो यहाँ आपका फाइनल रिजल्ट मिलता है। देन असेसमेंट,
असेसमेंट प्रोसेस ओरिएंटेड होता है और इवैल्यूएशन आपका प्रोडक्ट ओरिएंटेड होता है। कैसे ये प्रोसेस ओरिएंटेड होता है? ये एक प्रोसेस है जो कि असेसमेंट पूरा इसी प्रोसेस पे डिपेंड करता है आपका ये, ठीक है। ये प्रोसेस आपका लगातार चलता रहता है और इसलिए असेसमेंट आपका प्रोसेस बेस्ड कहलाता है। इवैल्यूएशन आपका प्रोडक्ट बेस्ड क्यों है? क्योंकि यहाँ फाइनल रिजल्ट के लिए अल्टीमेटली आप अपना जजमेंट दे देते हो, ठीक है, इसलिए ये आपका प्रोडक्ट बेस्ड कहलाता है। असेसमेंट हर एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल का या आप कस्टमाइज्ड या इंडिविजुअलाइज्ड आप उसे असेस करते हो। ऐसा नहीं है कि आप पूरी क्लास को एक तरह से असेस कर दो और एक ही फीडबैक सबको दे दो, ऐसा नहीं हो सकता। अगर राम को आप कोई दूसरा असेसमेंट या फीडबैक दे रहे हो तो ज़रूरी नहीं है कि आप दूसरे को भी, दूसरा कैंडिडेट जो है आप उसे भी आप सेम मतलब ए को जो आपने असेसमेंट दिया आप बी का प्रॉपर असेस करेंगे और उसे आप डिफरेंट फीडबैक देंगे उसके अकॉर्डिंग जो उसे इम्प्रूव करने के लिए ज़रूरी है। देन सी कैंडिडेट को आप दूसरा फीडबैक दोगे, इस तरह से यहाँ होता है। लेकिन इवैल्यूएशन क्या होता है? इवैल्यूएशन में आपका प्री डिटरमाइंड स्टैंडर्ड होता है जो कि आपके कोर्स के या इवैल्यूएशन सिस्टम के स्टार्ट में ही एम सेट हो गया होता है, ठीक है। प्री डिटरमाइंड आपके एम होते हैं जिसके बेसिस पे ही आपको इवैल्यूएट किया जाता है। देन यहाँ पे क्या होता है? असेसमेंट में आपकी लर्निंग क्वालिटी को इम्प्रूव किया जाता है। इवैल्यूएशन में क्या होता है? जजेस आपके लर्निंग लेवल को इम्प्रूव करते हैं, इम्प्रूव करने के लिए आपको रिजल्ट देते हैं, ठीक है। देन नेक्स्ट है आपका असेसमेंट। असेसमेंट, द आउटकम ऑफ असेसमेंट इज़ कंस्ट्रक्टिव फीडबैक। ये एक ऐसा फीडबैक होता है जिसमें कि आपको बाद में मैं बोल रही हूँ ना, प्लानिंग देन असेसमेंट देन एनालिसिस देन इम्प्रूवमेंट, तो यहाँ कंस्ट्रक्टिव फीडबैक होता है ये आपके इम्प्रूवमेंट के लिए, ये इससे रिलेटेड है ना। तो यहाँ आपके कंस्ट्रक्टिव फीडबैक की बात आती है, आपको ओवरऑल इम्प्रूव करने की बात की जाती है। और यहाँ पे क्या होता है? द आउटकम ऑफ इवैल्यूएशन इज़ टू शो शॉर्टकमिंग्स। यहाँ पे आपकी गलतियों को बताया जाता है। इवैल्यूएशन में आपका जो प्री डिटरमाइंड आपके जो भी एम्स होते हैं उसके बेसिस पे आपको जज किया जाता है और उसी जजमेंट के बेसिस पे आपकी कमियां बता दी जाती हैं। अब आप कैसे इम्प्रूव करोगे उसके लिए फिर से आपका असेसमेंट किया जाएगा, ठीक है। तो ये भी आपने समझ लिया। मेजरमेंट होता है, मेजरमेंट का ही आगे का फॉर्म आपका असेसमेंट हो जाता है और उससे उसी में आता है आपका इवैल्यूएशन। मतलब आपका मेजरमेंट और असेसमेंट जो है ये इवैल्यूएशन के अंदर होता है, ठीक है। इसे आप होपफुली अच्छे से समझ गए होंगे। अब हम आगे बात करेंगे इवैल्यूएशन की। तो इवैल्यूएशन के क्राइटेरिया ऑफ इफेक्टिव इवैल्यूएशन सिस्टम के क्राइटेरिया क्या हैं? ये एक बारी सिर्फ पूछा हुआ क्वेश्चन है, कुछ ऑब्जेक्टिव्स दिए थे और पूछा था उसमें कौन सा है इफेक्टिव इवैल्यूएशन प्रोसेस में कौन सा एक फीचर नहीं है या कौन सा क्राइटेरिया नहीं है, तो उसे फाइंड आउट करना था। तो आप ये देख लीजिए, ये वैलिड होना चाहिए, बैलेंस्ड होना चाहिए इवैल्यूएशन सिस्टम। मतलब आप बच्चों की आईक्यू लेवल को देखते हुए, उनके एज को देखते हुए और उनकी स्टडी का जो लेवल है वो सारा कुछ देखते हुए आप उसके आप डिसाइड करोगे। ये बैलेंस्ड होना चाहिए, ऐसा नहीं मतलब कहीं भी आप पेपर बनाते हो तो ये सुना एक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए। कुछ क्वेश्चंस इजी होने चाहिए, कुछ बहुत ज़्यादा टफ और कुछ जो है वो एवरेज बेल शेप्ड होना चाहिए। तो यहाँ बैलेंस्ड होना चाहिए, ऑब्जेक्टिविटी होनी चाहिए। मतलब आपका जो भी एम है आप उसे फुलफ़िल कर रहे हो कि नहीं। ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा आप वाइड जा रहे हो, आप अपने टू द पॉइंट एम से आप लगे हुए ही अपना काम कर रहे हो। रिलायबल होना चाहिए, आप जिस टारगेट से आप काम को कर रहे हो वो आपका टारगेट रिलायबल है, मतलब उस पर वर्क हो रहा है कि नहीं। कॉम्प्रिहेंसिव को अगर हम कहें तो आपका ओवरऑल जो है आपका एम, आपका जो भी एम है प्री डिसाइडेड उसे वो फुलफ़िल कर रहा है या नहीं। और कॉन्टीन्यूअस यानी डेली बेसिस पे आपका हमेशा कॉन्टीन्यूअली आपको इवैल्यूएट किया जाता है
क्यों? देखिए, असेसमेंट जो है मेजरमेंट देन असेसमेंट। असेसमेंट तो मैंने बार बार बोला कि डेली आपका हर एक दिन आप कैसे फॉर्म हो रहे हो, आपके हर एक फॉर्मेशन के जो भी प्रोसेस है वहाँ वहाँ आपका इवैल्यूएशन असेसमेंट किया जाता है। देन फाइनली इवैल्यूएशन की बारी आती है। अच्छा, एक और एग्जांपल आपके साथ डिस्कस करूँगी। मान लो आपको आपके फ्रेंड ने आपका बर्थडे था और आपको आपके फ्रेंड ने एक फ्लावर गिफ्ट किया, ठीक है? असेसमेंट और ये आपके इवैल्यूएशन में डिफरेंट बताते हुए मैं आपके साथ ये एक एग्जांपल डिस्कस कर रही हूँ। मान लीजिए आपके किसी फ्रेंड ने आपको आपके किसी फ्रेंड ने आपको फ्लावर गिफ्ट किया, ठीक? अब आपका इसमें असेसमेंट और इवैल्यूएशन क्या होगा? तो असेसमेंट आप बोलोगे कि ये फ्लावर को आपको सरवाइव कराने के लिए या इसको आपको और अच्छे ग्रोथ के लिए आप इसे मतलब प्रॉपर पानी दोगे और इसे वाटरिंग करोगे। इसके साथ ही साथ टेम्परेचर इसका मेंटेन रखोगे, ना बहुत ठंडी में रखोगे ना बहुत गर्मी में, जिससे कि आप ये क्या हुआ, असेसमेंट हुआ। इवैल्यूएशन की बात करें तो इवैल्यूएशन में क्या होगा कि आप बोल दोगे कि मेरे फ्रेंड ने मुझे पिंक रोज़ दिया। पिंक रोज़, अच्छा ये पिंक रोज़ था और बहुत छोटा था और इसमें पेटल्स भी बहुत कम थे, तो ओवरऑल आप कहोगे अच्छा नहीं है क्योंकि मुझे तो मतलब कॉमन लगा या मुझे तो येलो चाहिए था, आप ऐसा कुछ भी बोल दोगे, ठीक है? तो ये आपका इवैल्यूएशन हुआ। ये भी एक एग्जांपल था, अभी अचानक से दिमाग में आया तो आपके साथ डिस्कस किया। अब देखिए नीड ऑफ इवैल्यूएशन। इवैल्यूएशन की ज़रूरत आपको कहाँ होती है? सबसे पहले आपको किसी को भी फीडबैक देना है तो वहाँ आप इवैल्यूएट करते हो। देन आपका मोटिवेशन, अपने नियर एंड डियर के मोटिवेशन को एनहांस करने के लिए आप उन्हें टाइम टू टाइम इवैल्यूएट करते हो, ठीक है? आप उन्हें टाइम टू टाइम इवैल्यूएट करते हो ताकि आप उनके ओवरऑल परफॉर्मेंस को और ज़्यादा इंक्रीज़ कर सको। देन बेटर गाइडेंस के लिए भी आपको पता होना चाहिए कि बच्चे का जो भी आपके टारगेट ऑडियंस है उनका आईक्यू इंटेलिजेंट कोशियान कैसा है और उनका इंटरेस्ट एरिया क्या है, उनका एटीट्यूड क्या है। एटीट्यूड और एप्टीट्यूड दोनों को ही चेक किया जाएगा और उसके बेसिस पे आप उन्हें बेटर गाइडेंस प्रोवाइड कर सको उनके ग्रोथ के लिए, अपने स्टूडेंट के ग्रोथ के लिए, तो ये आपका बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। देन नेक्स्ट है रेमीडिएशन। जो भी आपके इम्प्रूवमेंट के लिए जो सारे मेजर्स लिए जाने ज़रूरी हैं उनके लिए भी आपको इवैल्यूएशन करना पड़ेगा। पहले आपको जानना पड़ेगा कि आपकी जो टारगेट ऑडियंस है यानी कि आपके स्टूडेंट्स जो हैं उनका लेवल क्या है, तो उसके लिए आप जब उन्हें इवैल्यूएट करोगे तभी आप बता पाओगे। और जब इवैल्यूएट करोगे आप डेली उनको एसेस करोगे तो आप उन्हें रेमेडियल मेजर्स दे पाओगे कि किस तरह से वो और ज़्यादा अपने आप को इम्प्रूव कर सकें। देन बेटर प्लानिंग के लिए जब आप आज एक बेटर प्लान करोगे तो आपको कल और ज़्यादा इम्प्रूवमेंट मिलेगा और बेटर रिजल्ट मिलेगा, तो एक बेटर प्लानिंग के लिए भी आपको इवैल्यूएशन की ज़रूरत होती है। देन नेक्स्ट है आपका रिवीजन ऑफ कैरिकुलम। कैरिकुलम में टाइम टू टाइम चेंज करने के लिए आपको इवैल्यूएशन की ज़रूरत होगी। ऐसा तो है नहीं कि आपको जैसे टाइम की जो ज़रूरत है आपको उसके अकॉर्डिंग आपको अपने कैरिकुलम में भी इम्प्रूवमेंट लाना होता है। देखिए सिलेबस तो वही है, फॉर एग्ज़ाम्पल आज भी एनटीए नेट उसी चीज़ों को पूछ रही है जो स्टार्टिंग में बहुत नॉमिनल सा चेंज 19 में किया गया, लेकिन अगर आप पेपर का पैटर्न देखो तो 10 साल में अब उस टाइम डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछे जाते थे और अभी कितना ज़्यादा डेप्थ में आपके क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो रिवीजन ऑफ कैरिकुलम भी ज़रूरी है विद द हेल्प ऑफ इवैल्यूएशन जो कि पॉसिबल हो सकता है। और कंपैरिजन बिटवीन द स्टूडेंट्स, कंपैरिजन बिटवीन द एम्प्लॉय, एक से दूसरे कैंडिडेट के बीच में कंपैरिजन करने के लिए भी इवैल्यूएशन एक टूल एज अ टूल और टेक्निक आपके यूज़ किया जाता है। इसमें भी कई सारे मेथड्स होते हैं जिसे कि नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। डिसीजन मेकिंग के लिए कि आगे आपका नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, उसके लिए आपका फ्यूचर प्लान क्या होगा, फ्यूचर यहाँ प्लानिंग के लिए भी आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, ठीक है। देन नेक्स्ट है आपको प्रोग्रेस रिपोर्ट। आप जब टाइम टू टाइम चीज़ों को इवैल्यूएट करोगे, हमेशा यहाँ टाइमली आप जब चीज़ों को इवैल्यूएट करोगे तो आप
फ्यूचर में और अच्छा प्रोग्रेस रिपोर्ट दे पाओगे, कैंडिडेट को भी दे पाओगे, उनके अगर स्टूडेंट है आपका तो आप उनके गार्जियंस को भी और अपने इंस्टीट्यूशन को भी, और उसके अकॉर्डिंग आप अपने स्ट्रैटेजी को भी चेंज कर सकते हो। तो ये था अभी हमारा इवैल्यूएशन सिस्टम, ओवरऑल एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दिया। नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे मेथड्स ऑफ इवैल्यूएशन, उसका पहले पूरा क्लासिफिकेशन, उसके बाद बाकी कुछ। अगर वीडियो आपको वर्दी लगा हो देन हिट द लाइक बटन। अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार हो तो प्लीज़ ऐसे लेक्चर्स पाने के लिए इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो अगर आपको फ्रूटफुल लगा हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर कीजिएगा, बिकॉज शेयरिंग इज़ केयरिंग। थैंक यू।